नमस्ते। इस दिलचस्प भौगोलिक यात्रा में आपका स्वागत है। अच्छा, सच बताइए, भूगोल या ज्योग्राफी का नाम सुनते ही कभी-कभी लगता है ना कि ये बस रटने वाली चीज है, बहुत उबाऊ सी। लेकिन आज हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। खासकर तब जब बात हो रही हो भारत के सबसे विशाल और विविध राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश की। आज हम किताबों के उन भारी भरकम पन्नों से बाहर निकलेंगे और इस राज्य के नक्शे को एक कहानी की तरह बेहद आसान तरीके से समझेंगे। अगर आप एक नए छात्र हैं या बस इस जगह को जानने की उत्सुकता रखते हैं, तो ये चर्चा आपके लिए ही है। तो चलिए यूपी की इस जमीन को बिल्कुल जमीन के स्तर से ही समझना शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज की इस यात्रा का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से परिचय से, फिर देखेंगे इसकी दिलचस्प सीमाओं को, उसके बाद चलेंगे इसके 3 बिल्कुल अलग भौगोलिक क्षेत्रों की ओर, फिर समझेंगे यहाँ के ड्रामेटिक मौसम को, और आखिर में बात करेंगे उस मिट्टी की जिस पर यह पूरा राज्य टिका है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, उत्तर प्रदेश से परिचय। अब सोचिए, कोई भी जगह रातों रात तो अपनी पहचान बनाती नहीं है ना? अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटे तो 1836 में इस पूरे इलाके को उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। फिर जैसे जैसे समय बीता, 1902 में ये आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत बन गया। 1937 आते आते इसका नाम छोटा करके सिर्फ संयुक्त प्रांत, या जिसे अंग्रेजी में यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं, वो कर दिया गया। और फिर आया एक बेहद खास दिन, आज़ादी के बाद 24 जनवरी 1950 को इसे अपना वो नाम मिला जिसे आज हम और आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश। इसी दिन को अब हम बड़े गर्व से राज्य के स्थापना दिवस के तौर पर मनाते हैं। अब जरा इस राज्य के साइज का अंदाजा लगाइए। बस इस एक नंबर को देखिए, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। मतलब ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। ये पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% हिस्सा अकेले ही कवर कर लेता है। इसी के साथ ही ये देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इस आंकड़े को थोड़ा और मजेदार तरीके से समझें। ये राज्य इतना विशाल है कि पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम इसके भीतर बड़ी आसानी से फिट हो सकता है। सच में ये अपने आप में ही एक अलग दुनिया है। चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं और अपने दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, राज्य की सीमाओं की खोज। देखते हैं कि इसके पड़ोसी कौन कौन हैं। उत्तर भारत के बिल्कुल बीचों बीच बैठे इस राज्य की सीमाएं ना एक कमाल का रिकॉर्ड बनाती हैं। ये किसी एक या दो को नहीं, बल्कि पूरे 8 अलग अलग राज्यों को छूता है। ऊपर उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पश्चिम में हरियाणा और राजस्थान, नीचे दक्षिण की तरफ जाएं तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और पूर्व में झारखंड और बिहार। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये हमारी राजधानी दिल्ली से भी जुड़ा है और साथ ही एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी साझा करता है। इतनी सारी सीमाएं एक ही जगह आकर मिलना सच में एक भौगोलिक अजूबा है। अगर आप नक्शे में बिल्कुल ऊपर उत्तर की ओर देखें तो आपको 579 किलोमीटर लंबा एक स्ट्रेच दिखेगा। पीलीभीत से लेकर लखीमपुर खीरी और बहराइच तक ऐसे 7 जिले हैं जो सीधे नेपाल देश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई कटीली तारों वाली सख्त सीमा नहीं है। ये एक खुला इलाका है जहां सदियों से लोगों का और उनकी संस्कृति का आज़ादी से आना जाना लगा रहता है। ये सीमा दोनों को बांटती कम है, बल्कि जोड़ती ज्यादा है। अब जरा राज्य के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में चलते हैं। यहाँ एक ऐसा अजूबा है जो पूरे भारत में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। हम बात कर रहे हैं सोनभद्र जिले की, जिसे भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। ये देश का इकलौता ऐसा जिला है जो एक साथ 4 अलग अलग राज्यों को छूता है। जरा सोचिए, आप एक ही जगह खड़े हैं और आपके आसपास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन चारों राज्यों की सीमाएं लग रही हैं। भूगोल के नजरिया से ये सच में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और दिलचस्प जगह है। बॉर्डर्स की बात हो गई तो अब चलते हैं जमीन पर। हमारा तीसरा भाग, 3 अद्वितीय भौगोलिक क्षेत्र। अगर हम यूपी को उत्तर से दक्षिण की तरफ बांटें तो ये साफ तौर पर 3 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ दिखता है। और कमाल की बात यह है कि हर हिस्से की अपनी अलग मिट्टी, अलग फसलें और एक अलग ही वाइब है। कुछ 100 किलोमीटर के सफर में ही कैसे जमीन का रूप एकदम बदल जाता है, आइए देखते हैं। सबसे ऊपर हिमालय के पैरों में है भाबर का इलाका। ये कंकड़ और पत्थरों से भरा एक ऊबड़ खाबड़ सा हिस्सा है जहां नदियां अक्सर पत्थरों के नीचे छिप जाती हैं। लेकिन इसके ठीक नीचे आते ही जादू होता है। जमीन तराई बेल्ट में बदल जाती है, एकदम दलदली, नम और बारीक मिट्टी वाला इलाका। इतनी नमी होती है यहाँ कि गन्ने और चावल की खेती के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट बन जाती है। यहाँ की हरियाली वाकई देखने लायक होती है।
अब उत्तर के उन पहाड़ों और दक्षिण के पठारों के बीच में आता है राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा, विशाल मध्यवर्ती मैदान। गंगा, यमुना और उनकी ढेरों सहायक नदियों ने हजारों सालों तक अपनी उपजाऊ मिट्टी बिछाकर इस बिल्कुल सपाट बेसिन को तैयार किया है। ये वो जमीन है जिसे हम यूपी की कृषि का पावर हाउस कह सकते हैं। सबसे ज्यादा आबादी यहीं रहती है और सबसे ज्यादा अनाज भी यहीं पैदा होता है। जमीन कैसी है ये तो हमने देख लिया। अब हमारा चौथा भाग, जलवायु को समझना। आखिर यहाँ का मौसम कैसा रहता है? वैसे तो यहाँ का मौसम टिपिकल ट्रॉपिकल मॉनसून वाला है, लेकिन यहाँ के मौसम में जो बदलाव आते हैं ना, वो बड़े ही ड्रामेटिक होते हैं। मतलब जब गर्मी पड़ेगी तो ऐसी कि झुलसा दे, और जब सर्दी आएगी तो ऐसी कि बिना अलाव के काम ही ना चले। यहाँ का मौसम आपको हमेशा अपने एक्सट्रीम रूप में ही देखने को मिलेगा। मौसम के इस एक्सट्रीम रूप को ऐसे समझिए, दक्षिण में जो बुंदेलखंड का इलाका है वो कर्क रेखा के काफी करीब है, इसलिए गर्मियों में यहाँ तापमान 47 डिग्री तक पहुंच जाता है, सब कुछ सुखा देने वाली गर्मी। और वहीं दूसरी तरफ जनवरी आते आते पूरे राज्य में ऐसा घना कोहरा छाता है और तापमान 15 डिग्री से इतना नीचे गिर जाता है कि कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। यही तो यहाँ के भूगोल की असली पहचान है। और हाँ, अगर हम यूपी के मौसम की बात कर रहे हैं और लू का जिक्र ना करें तो कैसे चलेगा। मई और जून के महीनों में पश्चिम से जो ये बेहद गर्म और सूखी हवा चलती है ना, ये इतनी तेज होती है कि दोपहर में लोग घरों से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते। इसका असर सिर्फ हम इंसानों पर ही नहीं बल्कि खेतों की फसलों और जानवरों पर भी साफ दिखाई देता है। चलिए मौसम से आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, यहाँ की मिट्टी, वो बुनियाद जिस पर यहाँ की जिंदगी टिकी है। इन बड़े बड़े मैदानों में खेती का सारा दारोमदार जलोढ़ यानी एल्यूवियल मिट्टी पर है। इसे आप आसानी से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली है बांगर। ये वो पुरानी मिट्टी है जो अब थोड़ी ऊंचाई पर है और थोड़ी कम उपजाऊ हो गई है। और दूसरी है खादर। ये वो एकदम ताज़ा मिट्टी है जो हर साल नदियों की बाढ़ के पानी के साथ बह कर आती है और खेतों में बिछ जाती है। खनिजों से भरी ये खादर मिट्टी खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन रुकिए, जैसे ही हम मैदानों को छोड़कर नीचे दक्षिण में बुंदेलखंड के पठारों की तरफ जाते हैं, ये नर्म मिट्टी गायब हो जाती है। इसकी जगह ले लेती है विंध्य पहाड़ों से बनी लाल रंग की खुरदुरी मिट्टी, जिसे वहां के लोग पड़वा कहते हैं। और पता है, यहां एक और बहुत ही खास गहरे रंग की मिट्टी मिलती है जिसे मार कहा जाता है। इसमें लोहा और सिलिकेट काफी मात्रा में होता है, जो इसे कपास यानी कॉटन उगाने के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पानी की असली ताकत नजर आती है। चंबल और यमुना नदियों के किनारे पानी के तेज बहाव ने हजारों सालों में जमीन को इस तरह से काट दिया है कि गहरी गहरी खाइयां और भूल भुलैयां बन गई हैं। आगरा और इटावा जिलों के इन्हीं अजीबोगरीब और खतरनाक इलाकों को हम बीहड़ कहते हैं। पानी एक पूरी की पूरी जमीन का नक्शा कैसे बदल सकता है, ये बीहड़ उसका सबसे बड़ा सबूत है। तो देखा आपने, ये सफर हमें बताता है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक सीधा साधा फ्लैट मैदान नहीं है। ये तो दलदली तराई, उपजाऊ द्वाब, कड़क पठारों और खतरनाक बीहड़ों का एक एकदम जीवंत इकोसिस्टम है। हर जमीन की यहाँ अपनी एक अलग कहानी है। पर जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, इतनी भारी विविधताओं के बीच आपको क्या लगता है, आने वाले समय में इस राज्य के तेज विकास और उसके भविष्य की असली चाबी इनमें से किस इलाके के पास होगी? सोचिएगा जरूर। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।